नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी प्लेटफॉर्म में। और हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सविनय अवज्ञा की ओर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक की, सविनय अवज्ञा की ओर। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि अवज्ञा का मतलब क्या होता है। एक शब्द आपने हिंदी में जरूर सुना होगा, आज्ञा, आज्ञाकारी। एप्लीकेशंस में बहुत बार लिखा भी होगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओबे, यानी कोई व्यक्ति ओबे है यानी कि वो एक आज्ञाकारी है। तो आज्ञा मानना तो हो गया आज्ञाकारी। लेकिन अविज्ञा, अगर आपकी बात को कोई मना कर देगा, आपने जो काम कहा कि भाई ये काम करना है और किसी ने मना कर दिया कि नहीं मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो इसको इस तरीके से नहीं करूंगा, अपने तरीके से करूंगा, तो वो क्या हो गया, आपकी आज्ञा की अविज्ञा करना। आपने जो उसको आज्ञा दी थी उसने वो नहीं मानी, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, अविज्ञा करना। तो आशा करता हूँ कि आपको अविज्ञा का मतलब समझ में आया होगा और इससे आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में है क्या और इसके बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। वही चोरा चोरी की घटना के बाद हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अपना, 1922 में उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है, क्योंकि चोरा चोरी में जो जनता की और पुलिस की भिड़ंत हो गई थी, उसके कारण वो आंदोलन हिंसक रूप ले लिया था उसने। तो और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है, यानी कि सत्याग्रहियों को ये बताना जरूरी है, सिखाना जरूरी है कि एक शांतिपूर्ण आंदोलन कैसे होता है। लेकिन कांग्रेस के जो कुछ नेता थे वो इस तरीके के जनसंघर्षों या आंदोलनों से थक चुके थे, वो ऊब चुके थे कि उनको लगता था कि इस करने से कोई फायदा नहीं होगा। और वो 1919 में के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। यानी कि जो 1919 में कौन सा एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये एग्जाम में कई बार पूछता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था, तो 1919 के तहत जो प्रांतीय परिषदें गठित हुई थी और उनके लिए जो चुनाव होने थे, वो उन चुनावों में हिस्सा लेना चाहते थे, उन चुनावों को लड़ना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए, यानी कि चुनाव जीतकर और उनकी परिषदों में बैठकर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना और सुधारों की वकालत करना और ये दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये जो परिषदें उन्होंने बनाई हैं ये कोई लोकतांत्रिक संस्था नहीं है और ऐसी परिषदों को नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए, यानी कि परिषद में जो चुनाव लड़ने के लिए, उन्होंने कांग्रेस के भीतर ही एक नई पार्टी का गठन कर दिया जिसका नाम था स्वराज पार्टी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि स्वराज पार्टी किसके द्वारा गठित की गई थी, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू। ये भी बात आप याद ध्यान रखिएगा, गठन कर डाला। और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। वो किसके लिए दबाव बनाए हुए थे कि जन आंदोलन के तहत पूर्ण स्वतंत्रता हमें प्राप्त होनी चाहिए। आंतरिक बहस व असहमति, क्योंकि दो पक्ष हो गए उसमें, एक तो क्या कि जो चाहते थे कि जन आंदोलन हो और दूसरे क्या कि वो चुनाव लड़ना चाहते थे। इसलिए आंतरिक बहस और असहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा को एक बार फिर बदल दिया। पहला कारक तो क्या था, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। उस समय भी बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई थी, जैसे इस समय कोरोना की वजह से है, ऐसे उस समय भी एक मंदी थी जिसका असर 1926 से क्या हुआ, कृषि उत्पादों की कीमतें लगातार गिरने लगी। और 1930 यानी कि सिर्फ 4 साल में तो वो अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। यानी कि इतनी कृषि की स्तरें उस वक्त तक कभी नहीं गिरी थी जितनी उस समय गिर गई। और कृषि उत्पादों की मांग भी गिरी, कीमत तो गिरी साथ में उनकी मांग भी गिर गई, जिससे निर्यात कम हो गया। यानी कि भारत जो निर्यात करता था उस समय कृषि उत्पादों का, वो भी निर्यात जो था उसका कम हो गया। और किसानों को अपनी उपज बेचना, यानी कि जो उन्होंने फसल उगाई थी उसको बेचना, और सरकार को लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा, क्योंकि जब फसल नहीं बिकेगी तो पैसा नहीं आएगा, जब पैसा नहीं आएगा तो लगान कैसे चुकेगा। और 1930 तक ग्रामीण इलाकों में भारी उथल पुथल से गुजरने लगे, यानी कि ग्रामीण इलाकों की जो अर्थव्यवस्था थी वो भारी उथल पुथल से गुजरने लगी। और इस पृष्ठ में ब्रिटेन की नई टॉरी सरकार, टॉरी एक पार्टी होती है, जैसे हमारे यहाँ पे पार्टी है बीजेपी, कांग्रेस, तो ऐसे ही वहाँ पे टॉरी पार्टी है। जो उस समय टॉरी पार्टी की सरकार आई तो उसने सर जॉन साइमन कमीशन, हाँ जी, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। इस आयोग को जॉन साइमन कमीशन, यानी कि साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है इस वैधानिक आयोग को। और राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में इस आयोग का गठित किया गया कि सरकार जो है वह ऐसे आंदोलनों को किस तरीके से दबाएगी, उसका जवाब किस तरीके से देगी। इसीलिए इस आयोग को गठित किया गया। और इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था। इस आयोग का कार्य क्या था कि भारत में संविधान किस तरीके का हो, कार्य किस तरीके से करे, इसके लिए वो अध्ययन करेगी और ब्रिटिश सरकार को इसका सुझाव देगी। इस आयोग में लेकिन एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। देखो, काम हमारे लिए होना है, कानून हमारे लिए बनने हैं
और हमारे में से कोई सदस्य उसमें शामिल नहीं है। इसलिए जब 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 में, तो इस साल को भी आप ध्यान रखिएगा। तो उसका स्वागत जो था वो साइमन कमीशन वापस जाओ या साइमन कमीशन गो बैक के नारे से जो था उसका स्वागत किया गया। और इस प्रदर्शन में, यानी कि जो साइमन कमीशन के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा था, उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग, यानी कि उस समय दो पार्टियां हो चुकी थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, और जो सभी पार्टी से स्वराज पार्टी जो गठित हुई थी, उन सभी पार्टियों ने हिस्सा लिया। और इस विरोध को शांत करने के लिए, यानी कि जो विरोध साइमन कमीशन के जो खिलाफ हो रहा था, इस विरोध को शांत करने के लिए उस समय के जो थे वो वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का एक गोलमोल सा ऐलान कर दिया। डोमिनियन स्टेट्स का मतलब क्या होता है कि राजा तो हमारी ब्रिटिश सरकार ही रही, लेकिन कुछ हमें थोड़ी सी आज़ादी एक्स्ट्रा दे दी गई। तो उसी वही क्या होता है डोमिनियन स्टेट, यानी कि वो अभी भी हमें डोमिनियन हमारा वही कर रहे हैं, राज उनका ही है हमारे ऊपर, लेकिन बस थोड़ी सी आज़ादी हमें एक्स्ट्रा दी गई। ये होता है डोमिनियन स्टेट्स। और अगर एग्जाम में कभी, हालांकि पूछा नहीं है, लेकिन पहला पूछे कि पहला डोमिनियन स्टेट्स विश्व में कौन था ब्रिटेन का, तो वो था कनाडा। कौन था पहला डोमिनियन स्टेट्स? कनाडा। ठीक है, मेरा यहाँ पे मार्कर चलता नहीं है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। कनाडा पहला डोमिनियन स्टेट्स था, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। यानी कि उन्होंने ना तो हमारी कोई आज़ादी की डेट बताई, ना हमें संविधान हमारा कैसा होना इस बारे में बताया, और उन्होंने सिर्फ ये कहा कि संविधान में के बारे में चर्चा करने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। उस सम्मेलन का नाम क्या था? गोलमेज सम्मेलन। लेकिन इस प्रस्ताव से, यानी कि जो लॉर्ड इरविन था हमारा वायसराय, उसके इस प्रस्ताव से कांग्रेस नेता संतुष्ट नहीं थे, और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेतृत्व के में जो नेता थे, वो कांग्रेस के तेज तर्रार नेता, वो आक्रामक तेवर अपनाने लगे। उन्होंने क्या था? आक्रामक तेवर उन्होंने अपनाने लगे थे। और उदारवादी, यानी कि एक जो थे शांत प्रकार के नेता, ये तो कैसे हो गए? तेज तर्रार के नेता इनके नेतृत्व में जो काम कर रहे थे। एक हो गए थोड़े उदारवादी नेता, उनको लगता था कि नहीं, थोड़ा सा जो डोमिनियन स्टेट्स आया है वो ठीक है, उसके हिसाब से हमारे संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में वो है। लेकिन ऐसे खेमों का जो प्रभाव था वो घट रहा था। जो उनकी बातों को सही मान रहे थे, ब्रिटिश डोमिनियन को जो सही मान रहे थे, उनका प्रभाव क्या था? वो थोड़ा सा घट रहा था। और दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो क्वेश्चन बताया था मैं आपको। पहला तो ये कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ? दिसंबर 1929 में। अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन और इसके अंदर कौन सा नारा निकला? पूर्ण स्वराज की मांग। इसके अंदर क्या बात निकल के आई थी? पूर्ण स्वराज की मांग को यहाँ पे औपचारिक रूप से मान लिया गया, और यह तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और उस दिन लोग जो हैं वो पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। पूर्ण स्वराज यानी कि अपनी आज़ादी के लिए शपथ लेंगे, और ये वो शपथ है जो उस दिन ली गई थी, 26 जनवरी 1930 को ये शपथ ली गई थी, जो उन्होंने शपथ डिसाइड करी थी। उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। और इस उत्सव, लेकिन एक चीज़ इसमें यह हुई कि इस उत्सव की ओर बहुत ही कम लोगों का ध्यान गया, यानी कि लोग बाग भी इससे थोड़ा सा वो हो गए, उन्हें मतलब कोई अच्छा नहीं लगा कि हम उस दिन क्या करेंगे या कैसे करेंगे, इसलिए उन लोगों का ध्यान होता उस पर कम गया। और अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था, क्योंकि लोग बाग उन्हें इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसलिए महात्मा गांधी को क्या लगा कि अगर लोग ही ध्यान नहीं देंगे तो इन आज़ादी कैसे मिलेगी? अगर हम संघर्ष ही नहीं करते तो हमें आज़ादी कैसे मिलती? इसलिए उन्होंने कुछ नए रास्ते ढूंढे जिससे लोग बाग एक हो सके, अमीर वर्ग भी, गरीब वर्ग भी, और हर प्रकार की जाति के लोग बाग भी इस आंदोलन में शामिल हो सके और अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ाएं। इसका सबसे उन्हें एक बढ़िया चीज़ मिली, वो है नमक। क्योंकि नमक का यूज़ देखो सभी करते हैं, चाहे अमीर वर्ग हो, गरीब हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, नमक खाने में सबके होता है। और उस समय की ब्रिटिश सरकार नमक पे बहुत भारी टैक्स लगाया करती थी, इसलिए उन्होंने नमक को ही चुना लोगों को एक करने के लिए, और यहीं से शुरुआत हुई सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो आइए पढ़ते हैं इस नमक यात्रा के बारे में। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी ने को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया, क्योंकि नमक सब यूज़ करते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि नमक के सहारे सबको एक किया जा सकता है। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा, यानी खत भेजा, जिसमें उनकी 11 मांगे उन्होंने उसमें लिखी थी। इनमें से कुछ तो सामान्य थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपति से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों को जोड़ती थी, यानी कि वो अमीर वर्ग से लेकर गरीब वर्ग तक सबको
जोड़ती थी। गांधी जी ने इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, यानी कि वो इन मांगों को करके वो सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि उनके अभियान में सभी लोग शामिल हो सके। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग थी नमक से कर। मैंने आपको बताया था इसके शुरू करने से पहले ही कि उस समय की सरकार जो है नमक पर बहुत टैक्स लगाती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी। तो उन्होंने कहा कि इस कर को ख़त्म किया जाए। नमक का अमीर और गरीब सभी इस्तेमाल करते हैं, यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा है, बिना नमक के तो भोजन में टेस्ट ही नहीं आता जी। इसलिए नमक पर कर को और उसके उत्पाद पर जो सरकारी वो था हक, उसको महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनकारी पहलू बताया, क्योंकि एक नमक जैसी चीज़ पर भी वो बहुत ज़्यादा भारी टैक्स ले रहे हैं। इसलिए गांधी जी ने कहा कि ये सबसे दमनकारी पहलू है ब्रिटिश सरकार का। और उन्होंने इस पत्र को एक अल्टीमेटम, चेतावनी की तरह था लॉर्ड इरविन के लिए। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी, कब तक, 11 मार्च तक, तो जो कांग्रेस है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। यानी कि जो उन्होंने अंग्रेजों ने कहा था कि आपको ये काम नहीं करने, वो उनको नहीं मानेगी और अपने तरीके से काम करेगी। लेकिन इरविन जो थे, लॉर्ड इरविन जो वायसराय थे उस समय के, वो झुकने को तैयार नहीं थे। और फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलेंटियर्स, यानी कि जो उनके 78 विश्वसनीय साथी थे, उनके साथ में उन्होंने नमक यात्रा शुरू कर दी। 78 जो उनके सबसे विश्वसनीय साथी थे, उनके साथ उन्होंने क्या किया, नमक यात्रा शुरू कर दी। और यह यात्रा जो है साबरमती में गांधी जी के आश्रम से, यानी कि गुजरात साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे पर जाकर ख़त्म होनी थी। दांडी तक, ये कहाँ से कहाँ तक हुई थी, ये पूछता है कि नमक यात्रा कहाँ से कहाँ तक हुई थी, तो साबरमती में गांधी जी के आश्रम से दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे पर तक ये यात्रा उनकी चली थी। और गांधी जी को की जो टोली थी उससे 24 दिन तक रोज लगभग 10 मील का सफ़र तय करना था। कितने मील का सफ़र तय करना था उसे, 10 मील का सफ़र तय किया उन्होंने रोजाना 24 दिन तक, ठीक है। और गांधी जी जहाँ भी रुकते हज़ारों लोग उनको सुनने आते थे। हज़ारों लोग क्या करते थे, उनको वहाँ पे सुनने आते थे उनकी बातों को कि वो क्या कह रहे हैं। और इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया, यानी कि उन्होंने स्वराज का अर्थ समझाया और ये लोगों से आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी कि शांतिपूर्वक उनकी जो उन्होंने कानून बनाए हुए थे उसको ना माने और उनकी अवज्ञा करें और अंग्रेजों का कहा ना माने। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंच गए। उन्होंने, उनका सफ़र पूरा हो गया और वो दांडी पहुंच गए और उन्होंने समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया, जो कि कानूनों का उल्लंघन था। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा था कि भाई आप जो है नमक नहीं बनाओगे, नमक तो हम ही बनाएंगे, आपको हमारे द्वारा बनाया गया नमक ही खरीदना होगा। और यहीं से किस आंदोलन की शुरुआत हुई, सविनय अवज्ञा आंदोलन की, क्योंकि उन्होंने उन कानून को तोड़कर अंग्रेजों की क्या कर दी थी, अवज्ञा कर दी थी। इसलिए यहीं से किसकी शुरुआत होती है, हमारे सविनय अवज्ञा आंदोलन की। और यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले थोड़ा सा अलग था। क्यों अलग था, क्योंकि उस आंदोलन में, तो खुद ही सोचो, उस आंदोलन में क्या कहा था गांधी जी ने कि लोग बाग जो है नौकरी छोड़ दें, उनसे त्याग पत्र दे दें। लेकिन जो उन लोगों ने नौकरी भी छोड़ दी, लेकिन फिर उससे हमने लास्ट में आता था क्या पढ़ा, जो असम के मजदूर थे उन्होंने जब उनकी अवज्ञा करके वो वहाँ से भागने लगे अपने जिन खेतों में वो काम करते थे, बगानों में, तो रास्ते में वो अपने गाँव तो पहुँच नहीं पाए क्योंकि रेल क्या थी, बंद हो चुकी थी। और फिर उनको बहुत बुरी तरह पुलिस ने पकड़ के पीटा और वापस से उनको वहीं ले जाकर छोड़ दिया। लेकिन इसमें क्या हो रहा था, इसमें उल्टा हो रहा था, अंग्रेज जो काम कहते थे उसको कोई भी नहीं करता था। उन्होंने नहीं, हम तो इसको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करेंगे। अगर उन्होंने कहा कि पुलिस वालों को कि आपको ऐसा करना है, तो उन्होंने नहीं, हम तो ऐसे नहीं ऐसा करेंगे, मतलब नौकरी तो करेंगे लेकिन आपकी बात पूरी नहीं मानेंगे आपने जो बोला। तो इसलिए उससे ये थोड़ा सा अलग था। इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग ना करने बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने का आह्वान किया गया था, यानी कि आप शांतिपूर्वक जो अंग्रेजों ने कानून बनाए हैं आप उनको तोड़िए। और देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा। वो क्या करने लगे, नमक कानून को तोड़ने लगे और नमक खुद बनाने लगे। सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए गए। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा, यानी कि फिर से क्या हुआ, विदेशी कपड़ों का जो था वो उन्होंने बहिष्कार शुरू कर दिया। और शराब की दुकानों की पैक्टिंग का मतलब होता है कि वहाँ पे कारखाने या शराब की दुकानों में आने जाने के जो रास्ते होते हैं उनको बंद कर देना और उनको पूरी तरीके से घेर लेना, ये क्या होती है, पैकेटिंग। किसानों ने लगान देने से और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। किसानों ने कहा कि ना तो हम आपको लगान देंगे और जो चौकीदारी कर आप लगाते हो ना हम आपको वो देंगे। गांवों में तैनात कर्मचारी इस्तीफा देने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे, यानी कि उन्होंने कहा था कि हमारे को वन में जाने में क्या थी,
वो था, पाबंदी थी, लेकिन वो ज़बरदस्ती वनों में घुस के लकड़ियाँ बीन के लाने लगे और अपने मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में, यानी कि जो वन अंग्रेजों ने अपने लिए आरक्षित कर रखे थे उनमें ले जाने लगे और वहाँ पे अपने मवेशियों को चराने लगे। इस घटना से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। उन्होंने क्या करा, अब कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और बहुत सारे इस स्थानों पर तो हिंसक टकराव तक हो गए, यानी कि आंदोलन जो था फिर से हिंसक होने लगा। और अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया, अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया, ये उनके समर्पित साथी थे, तो गुस्साई भीड़ सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करने के लिए सड़क पर उतर आई। यानी कि अब वो सीधा उनका सामना करने लगे और बहुत सारे लोग जो थे इसमें मारे गए। और महीने भर बाद जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो शोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक, यानी कि जो पुलिस चौकियाँ थी, उद्योगपतियों ने क्या करा, उन पुलिस चौकियाँ, नगर पालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। और भयभीत सरकार, यानी कि सरकार ने फिर क्या करा, डर के और निर्मम रास्ता अपनाया, यानी कि और ज़्यादा दमन करने लगे, और ज़्यादा उनके ऊपर वो प्रहार करने लगे, उनको और ज़्यादा परेशान करने लगे। शांतिपूर्ण सत्याग्रह पर हमले किए गए, औरतें व बच्चों को मारा पीटा जाने लगा, लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया। देख रहे हो कितनी बड़ी संख्या में उन्होंने मतलब कि गिरफ्तार किया लोगों को। आज़ादी तो बिल्कुल देना नहीं चाह रहे थे और लूटना चाह रहे थे वो। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को एक बार फिर वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए, यानी कि उस पर हस्ताक्षर किए। महात्मा गांधी ने इरविन के साथ उनका एक समझौता हुआ और इसे गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में, 5 मार्च 1931 को, जिसके जरिए गांधी जी लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अपनी सहमति व्यक्त कर दी। यानी कि वो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें वो जाएंगे लंदन में। इससे पहले जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसका कांग्रेस ने क्या कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था। और इसके बदले सरकार जो है वो राजनीतिक कैदियों को रिहा करेगी। यानी कि जो समझौता हुआ इसमें महात्मा गांधी तो गोलमेज सम्मेलन को अटेंड करने के लिए कहाँ जाएंगे, लंदन जाएंगे, और इसके बदले में ब्रिटिश सरकार क्या करेगी, कैदियों को रिहा करेगी। दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए और यह वार्ता बीच में ही टूट गई और उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा। और यहाँ आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने तो नए सिरे से दमन शुरू कर दिया, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने जो वादा किया था वो उस पर खरी नहीं उतरी, उसने उस वादे को पूरा नहीं किया। और गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे और कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। यानी कि कांग्रेस को कैसा घोषित कर दिया गया, गैर कानूनी, कि ये कानून के हिसाब से नहीं है। सभाओं, प्रदर्शनों और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जा रहे थे, यानी कि कोई भी सभा ना हो सके या प्रदर्शन ना हो सके, और जो बहिष्कार ब्रिटिश चीज़ों का हो रहा था ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए और ज़्यादा कड़े उन्होंने कदम उठाए, ताकि लोग डर के मारे इन चीज़ों को ऐसा ना करें और उन चीज़ों का यूज़ करते रहें जो ब्रिटेन से आ रही थी और उनकी जेब बढ़ती रहे। भारी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने फिर से एक बार सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू किया, लेकिन साल भर तक तो आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आते आते उसकी गति मंद पड़ गई। आंदोलन कैसा हो गया, फिर से शांत हो गया और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आया कि इस आंदोलन को वापस रोकना पड़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया, यानी कि लोग वागों ने उस आंदोलन को कैसे समझा। इसको हम पढ़ेंगे अपनी कल शाम की क्लास में, यानी कि वही अपनी 8 बजे जो हमारी हिस्ट्री होती है। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोग बाग इस हिस्ट्री को पढ़ सकें। धन्यवाद।